कि हमने क्या क्या किया अभी तक। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6 हैं। पहला क्या है? समानता का अधिकार। कहां से कहां तक? 14 से लेकर 18। दूसरा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक? 19 से 22। यानी पहला जो समानता का अधिकार है वो हमने 14 से 18 के तहत पढ़ लिया। आज की क्लास किससे संबंधित है? 19 से 22। ठीक है, तो बताओ। क्या आप लोग स्वतंत्र हैं? बताओ, तुम बताओ। तुम स्वतंत्र हो? क्या क्या हो? किससे बंधे हो? अधिकारों से बंधे हो। तुम स्वतंत्र हो? किससे बंधे हो? तुम फिर क्या हो? गुलाम? गुलाम घर वालों गुलाम है? नहीं, देखो, दो शब्द हैं। एक है लिबर्टी और दूसरा लिबर्टेरियन। यानी इसका मतलब है स्वतंत्र और इसका मतलब होता है स्वच्छंद। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? स्वतंत्र मतलब, स्वतंत्रता का मतलब, अगर वो स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं होगी यदि वह प्रतिबंधों के अधीन ना हो। जानवर, कुत्ता, कुत्ता क्या किसी के घर में घुस सकता है? घुस सकता है। वो क्या है? स्वच्छंद है। क्या बंदर की कहीं भी गुलाटी मार सकता है? वो क्या है? क्या गाय कहीं भी गोबर कर सकती है? वो क्या है? यानी स्वच्छंद, यानी जानवरों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी प्रतिबंधों से मुक्त कौन? अगर यदि हम भी प्रतिबंधों से मुक्त हो जाएं तो हम भी क्या हो जाएंगे? और हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं बचेगा। यानी स्वतंत्रता का मतलब कैसा है? स्वतंत्रता विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ऐसी स्वतंत्रता जो उचित प्रतिबंधों के अधीन हो और हमें कुछ करने से रोक रही हो। ठीक है, तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। यदि वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है तो वह स्वतंत्र नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया? स्वच्छंद हो गया। ठीक है, यही अंतर हमको किसमें वो करता है? यही अंतर है जो हमको जानवरों से अलग करता है। ठीक है, तो हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं, लेकिन उचित प्रतिबंधों के साथ। ठीक है, आजादी से पहले हमारी स्थिति क्या थी? क्या हम स्वतंत्र थे? नहीं थे। हम क्या थे? गुलाम थे। किसके? अंग्रेजों के। हम गुलाम थे किसके? अंग्रेजों के। बिफोर 15 अगस्त 1947 हमने आजादी की लड़ाई लड़ी और अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और खुद को क्या कर लिया? स्वतंत्र। और स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमने स्वतंत्रता का दावा किससे किया? राज्य से। बहुत बढ़िया। हमने किससे किया? राज्य से। और राज्य ने हमको क्या दे दी? स्वतंत्रता। लेकिन वह स्वतंत्रता कैसी? उचित प्रतिबंधों के साथ। यह बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? तो यही स्वतंत्रता हमको 19 में दी गई, 19 के 6 क्लॉज के तहत। फिर 20 में दी गई, 21 में दी गई और 22 में दी गई। तो स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक? 19 से 22। अब 19 में हम कितने क्लॉज पढ़ेंगे? 19(1) का ए, 19(1) का बी, 19(1) का सी, 19(1) का डी, 19(1) का ई, एफ खत्म हो गया, 19(1) का जी। ठीक है, तो समझो। तो पहला आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 क्या कह रहा है? प्रत्येक
नागरिक को, ए में क्या कहा, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी 19 का 1 का सब क्लॉज ए क्या कह रहा है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहा है। किसको दे रहा है, नागरिक को। यानी ये अधिकार केवल किसको प्राप्त है, भारतीयों को। विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 14 किसको प्राप्त है, सभी को। अनुच्छेद 15 किसको प्राप्त है, नागरिकों को। अनुच्छेद 16 किसको प्राप्त है, नागरिकों को। अनुच्छेद 17 किसको प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को। अनुच्छेद 18 किसको प्राप्त है, वो भी व्यक्तियों को। 18 19 किसको प्राप्त है, समझ में आया। तो कुछ कुछ अधिकार जब हम पूरे फंडामेंटल राइट पढ़ लेंगे तो हम पूरे फंडामेंटल राइट को दो भागों में बांटेंगे। एक वो अधिकार जो सभी को प्राप्त है और एक वो अधिकार जो केवल केवल नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इसका कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा आपको। जैसे अनुच्छेद 15 किसको प्राप्त है, केवल नागरिकों को। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये वो अधिकार हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक ही दावा करेंगे। इसके अलावा जितने नागरिक अधिकार हैं कौन से, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 से 28 और 31 खत्म हो गया, और 32। ये अधिकार किसको प्राप्त है, ये सभी को, चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे वो विदेशी नागरिक हो, लेकिन ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, तो इसी तरह से अनुच्छेद 19 किसको प्राप्त है, और ये कहा जाता है कि लोकतांत्रिक देशों की अनुच्छेद 19 जो है वो क्या है, आधारशिला है। यानी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। इस दुनिया में जितने लोकतांत्रिक देश हैं उसमें कुछ हो ना हो तुम्हें ये जरूर दिखेगा, क्या, यानी लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक को अपने विचार और उनको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली हुई होगी। और यही है जो किसी लोकतांत्रिक देश को गैर लोकतांत्रिक देश से अलग करता है। हाँ या ना, लोकतांत्रिक देश का मतलब जैसे हमारा, जैसे जैसे यूके। गैर लोकतांत्रिक देश का मतलब जैसे रशिया, जैसे चाइना, जैसे साउथ अफ्रीका, नहीं, नॉर्थ कोरिया। इन देशों में क्या आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, देखो, और इन देशों में आपको कुछ बोलने का अधिकार है, लेकिन वो बोलने का अधिकार कहां तक सीमित है, आप ऐसा कुछ ना बोलें जिससे भारत की एकता अखंडता को नुकसान हो। आप ऐसा कुछ ना बोलें जिससे राज्य की सुरक्षा को खतरा हो। आप ऐसा कुछ ना बोलें जिससे लोक व्यवस्था प्रभावित हो। आप ऐसा कुछ ना बोलें जिससे सदाचार प्रभावित हो। आप ऐसा कुछ ना बोलें जिससे न्यायालय की मानहानि हो। आप ऐसा कुछ ना बोलें जिससे न्यायालय की अवमानना हो। आप ऐसा कुछ ना बोलें जिससे सदाचार प्रभावित हो रहा हो। आप ऐसा कुछ ना बोलें जिससे मैत्रीपूर्ण देशों के संबंध खराब हो रहे हो। और आप ऐसा कुछ ना बोलें जो अपराध को बढ़ाने में सहायता प्रदान कर रहा हो। तो एक तरफ अनुच्छेद 19 एक ए क्या दे रहा है, आपको बोलने की स्वतंत्रता दे रहा है। उसी तरफ अनुच्छेद 19 का क्लॉज 2 क्या कर रहा है, आप पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। ठीक है, पढ़ने का तरीका यही है। एक तरफ पढ़ेंगे 19 का ए आपको अधिकार, और दूसरी तरफ पढ़ेंगे 19 का 2। आप ऐसे अधिकारों का यूज एक सीमा तक करेंगे। आप ऐसा कुछ ना बोलें जिससे क्या हो, इसमें लिखी हुई बातों का उल्लंघन हो। ठीक है, देखो 19 एक सब क्लॉज ए क्या बोल रहा है, विचार एवं
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के जस्ट पैरेलल अनुच्छेद 19 का 2 क्या कर रहा है? इस बोलने पर कुछ प्रतिबंध आरोपित कर रहा है। अभी समझना, ये प्रतिबंध क्या है? पहला प्रतिबंध है भारत की एकता और अखंडता। दूसरा, राज्य की सुरक्षा। तीसरा, लोक व्यवस्था। चौथा, सदाचार। पांचवा, न्यायालय की मानहानि। छठा, न्यायालय की अवमानना। सातवां, अपराध उद्दीपन। और आठवां, मैत्रीपूर्ण देशों के साथ संबंध। जहां एक तरफ 19 का क्लॉज ए आपको कुछ भी बोलने की आजादी दे रहा है, यानी इसके तहत आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, आप सरकार की नीतियों का समर्थन कर सकते हैं, आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, आप उसकी बातों को काट सकते हैं, आप सरकार की प्रत्येक नीति का बुराई कर सकते हैं। लेकिन क्या इस अनुच्छेद 19 ए के तहत आप क्या ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो भारत की एकता और अखंडता को परिवर्तित कर सकता है या नुकसान पहुंचाएगा? ऐसा बोलोगे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। किसने बोला? कन्हैया कुमार। इसको लतिया सकते थे? लतियाया नहीं गया। क्या इसने अपने अनुच्छेद 19 एक ए का उल्लंघन किया कि नहीं किया? क्या उसने भारत की एकता और अखंडता को दरकिनार करते हुए यह नारा नहीं दिया? हाँ या ना? अभी तुम देखो, ये पॉइंट उठाओ। ये कौन सा पॉइंट है? यानी आप ऐसा कुछ ना बोलें जो भारत में स्थित मोरल वैल्यूज के खिलाफ हो। अभी हाल फिलहाल में कोई घटना घटी है? हाल फिलहाल में कोई घटना घटी है? इंडियाज गॉट लेटेंट, पता है? देखा है? समय का जो वो आ रहा है, क्या बोला उसने? इंडियाज गॉट लेटेंट देखते हो कि नहीं देखते हो? समय रैना का कुछ सीरियल आता है, वो सॉरी क्या बोलते हैं, शो आता है। क्या किया उसने? उसने कुछ भद्दी टिप्पणियां की। उस भद्दी टिप्पणियों की वजह से भारत में सदाचार प्रभावित हुआ और सरकार ने उसके चैनल को। आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करे। आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे राज्य की सुरक्षा चैलेंज में आ जाए। आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो जाए। आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे भारत में मोरल वैल्यूज कम हो जाए। आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे न्यायालय की मानहानि हो। आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे न्यायालय की अवमानना हो। आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे अपराध उद्दीपन, मतलब अपराध उद्दीपन का मतलब आपने कुछ बोला और जिससे उसके आपकी बातों से क्या हो सकता है? अपराध बढ़ सकता है। जैसे ही आप ऐसा कुछ बोलेंगे, राज्य क्या लगा देगा? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा देगा। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे हमारे मैत्रीपूर्ण देशों के साथ संबंध क्या हो जाए? यूएसए के बिडेन साहब आए और बिडेन को आप क्या बोलने लगे? उल्टा सीधा क्या हो जाएगा? बोलोगे? और जैसे बोलोगे तो पुलिस वाले क्या कर देंगे? लठिया देंगे। यानी तुम्हारे अनुच्छेद 19 एक ए को खत्म कर देंगे। बात समझ में आई? 19 एक ए का मतलब समझ में आया? ये किसी भी लोकतांत्रिक देश की क्या है? आधारशिला है, नींव है। इसके बिना किसी भी लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ हो ना हो, यह जरूर होगा, लेकिन कैसा होगा? विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का उल्लेख कहां किया गया है?
यहीं पे थोड़ा सा अंतर है। किसमें? देखो, इंडिया और दूसरी तरफ यूएसए। ये कैसा कंट्री है? डेमोक्रेटिक। ये कैसा कंट्री है? और फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिए हैं? यूएसए से। यानी मूल अधिकार हमने कहां से लिए, किस देश से लिए? यूएसए के बिल ऑफ राइट से। यहां से लिए हमने इंडिया में, और भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कर दिया। दोनों कैसे कंट्री हैं? लोकतांत्रिक हैं। यहां भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यहां भी स्पीच एंड एक्सप्रेशंस है। बस अंतर क्या है कि इस देश में, कहां पर? इंडिया में आपको क्या नहीं बोलना, इसका उल्लेख कहां कर दिया गया? इसका उल्लेख कहां कर दिया गया? संविधान में। यानी आपको स्वतंत्रता दी गई किस चीज की? की, विचार लाने की और उसको अभिव्यक्त करने की। लेकिन कैसे विचार नहीं लाओगे? आप ऐसे विचार नहीं लाओगे जिससे भारत की एकता और अखंडता प्रभावित हो। इन रिस्ट्रिक्शंस का उल्लेख कहां कर दिया? आर्टिकल्स में ही, संविधान में। लेकिन यूएसए में इनके लिए रिस्ट्रिक्शंस का प्रावधान किसने किया? किसने किया होगा बताओ? वहां के फेडरल कोर्ट ने। यानी अमेरिका के लोगों को, यानी अमेरिका के संविधान ने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसको रोकने के लिए शक्ति कहां दे दी? वहां के न्यायालय को। लेकिन हमने क्या किया? हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इसको प्रतिबंधित करने की शक्ति किसमें दे दी? खुद संविधान में ही लिख दी। समझ में आई बात? इससे क्या दिखा? कौन ज्यादा मैच्योर है? ये ये ज्यादा मैच्योर है। इन्होंने समय समय पर व्याख्या करते हुए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया? क्या किया? लिमिटेशन में बांध दिया। यानी यहां की कोर्ट कैसी है? कैसी है? ज्यादा निष्पक्ष, ज्यादा स्वतंत्र और ज्यादा शक्तिशाली। अगर आपसे कोई बोले कि पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली न्यायालय कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए यूएसए का फेडरल कोर्ट। आपसे कोई पूछे पूरे विश्व में सबसे मजबूत संसद किसके पास है, तो आपका आंसर होना चाहिए यूके। ठीक है। इतनी शक्तिशाली होने के बावजूद भी आज तक देखा नहीं गया कि संसद ने अपनी शक्तियों का क्या किया? मिसयूज। इतनी शक्तिशाली कोर्ट होने के बावजूद भी आज तक यूएसए के इतिहास में इसने अपना शक्तियों का क्या नहीं किया? मिसयूज नहीं किया। मैच्योर ये हुए कि ये हुए ना। सोचो, भारत आजाद हुआ और न्यायालय को शक्ति दे देते, कैसी? क्या भारतीय संविधान में, सॉरी, अगर न्यायालय को इतनी शक्ति दे दी जाती तो तुम्हें क्या लगता है इसने अपना मिसयूज नहीं किया होता? आया ना? कर दिया होता ना। क्या संसद को सर्वशक्तिमान बना दिया जाता तो भारतीय संसद मिसयूज ना करती? इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर रखा गया। कहां पर? भारत के संविधान में। संविधान निर्माताओं ने इस चीज का बहुत ध्यान रखा कि किसी को भी हम एक तरफा शक्ति नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि भारतीय समाज कैसा है? इमेच्योर है। उसको ज्यादा शक्ति दे दी जाएगी, वो कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों का क्या कर लेगा? मिसयूज कर लेगा। समझ में आया? अब्राहम लिंकन ने क्या बात बोली है? अब्राहम लिंकन ने कोट लिखा है कि यदि किसी व्यक्ति का चरित्र जानना है तो उसके हाथों में क्या दे दो? शक्ति दे दो। उसका खुद चरित्र बाहर निकल के आ जाएगा। अगर आप अच्छे चरित्र के हैं तो आप शक्तियों का मिसयूज नहीं करेंगे। लेकिन जरा सा भी आपके चरित्र में कोई गड़बड़ाहट हुई, जैसे शक्ति दोगे तुम क्या बन जाओगे? निरंकुश बन जाओगे। ये बात भारतीय संविधान के निर्माताओं को पता थी कि जैसे ही हमने किसी भी संस्था को शक्तिशाली बनाया, वो आने वाले समय में उस शक्तियों का क्या करेगा? मिसयूज करेगा। तभी हमने क्या यूज किया? बैलेंस ऑफ पावर। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का क्या बोलते हैं, बैलेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? शक्तियों का सामंजस्य। ठीक है। समझ में आई बात? तो प्रत्येक लोकतांत्रिक देश की नींव कौन है?
उस वहां के लोगों को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन वो बोलने की स्वतंत्रता कैसी होगी? उचित प्रतिबंधों के साथ। थोड़ा सा और देखो, ये है 19(1) सब क्लॉज ए। आपको क्या दे रहा है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और उसी के पैरेलल क्या दे रहा है तुमको? 19 का क्लॉज 2। उस 2 में क्या लिखा है? पूरी चीजें, एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा एंड सो ऑन। कितने आधार हैं? कितने रोकने के आधार हैं? 8। ये 8 किसके हैं प्रतिबंध? ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 19(1)(a) का निम्न में से कौन सा प्रतिबंध नहीं है, और कुछ लिख देगा। जैसे क्या उन 8 आधारों में स्वास्थ्य था? नहीं था ना। तो याद रखना, ठीक है, वो 8 आधार आपको याद होने चाहिए। चलो, एक तरफ क्या है और दूसरी तरफ क्या है? प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस। आपने ये स्वतंत्रता किससे मांगी? राज्य से। राज्य ने आपको दे दी, और आपने इसका क्या करने लगे? आप इसका प्रयोग करने लगे, ठीक है। जैसे प्रयोग किया और आपने कर दिया उसका आ, दुरुपयोग कर दिया। दुरुपयोग किया, मामला कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जाएगा? और यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जाएगा? 226। कहां चले गए आप? आपने क्या मांगी? स्वतंत्रता मांगी। किससे मांगी? राज्य ने आपको वो स्वतंत्रता दे दी, आपने कर दिया। आपके ऊपर क्या लगेगा? लग गया, प्रतिबंध लगेगा तभी तो जाओगे। दुरुपयोग जैसे ही किया, किसके द्वारा? दुरुपयोग किसके द्वारा हो रहा है? नागरिक के द्वारा। जैसे दुरुपयोग करोगे, राज्य इस आधार में से किसी एक आधार को उठाएगी और क्या लगा देगी तुम्हारे ऊपर? उसका उल्लंघन करने पर आपके ऊपर क्या लग जाएगा? प्रतिबंध। और आप चीखते चिल्लाते जाएंगे कि राज्य ने मेरे मूल अधिकार का क्या कर दिया? छीन लिया, उल्लंघन कर लिया। कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत, हाई कोर्ट 226 के तहत। अब मामला कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कितने पक्षों को सुनेगा? एक तुम्हारा पक्ष और एक राज्य का पक्ष। राज्य से पूछेगा, भाई तुमने किस आधार पर प्रतिबंध लगाया? तो राज्य सबूत देगी कि इन्होंने, भाई साहब ने ऐसा ऐसा किया। आपने बोला इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, सॉरी ये नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह किसका उल्लेख हुआ? किसका उल्लंघन हुआ? भारत की एकता और अखंडता को चोट पहुंचा रहा हो, तुम्हारा मूल अधिकार छीन लिया जाएगा। तुम कहां चले गए? तुम्हारी सुनवाई होगी, तुमसे पूछा जाएगा, राज्य से पूछा जाएगा। दोनों के पक्षों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट निष्कर्ष पे पहुंचेगी। अगर ये आधा ठीक है प्रतिबंध लगाने का, तो तुम्हारे ऊपर जो लगा हुआ उल्लंघन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कि राज्य ने जो वो प्रतिबंध लगाया है वो युक्ति युक्त है, यानी राज्य ने आपके 19 को छीन लिया। जीता कौन? राज्य। तो सोचो, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। आपने इसका यूज किया और क्या कर दिया? धोखे से मिसयूज कर लिया। 19(2) में 8 जो प्रतिबंध हैं, उनमें से किसी एक प्रतिबंध का आपने उल्लंघन कर दिया। राज्य ने आप पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया 32 के तहत और 226 के तहत। तुम कहां गए? अब देखो, जैसे ही तुम्हारा प्रतिबंध लग गया, यानी राज्य की जीत हो गई। तो कौन जीता आखिर में? जाओ जाओ बताओ। ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है? बस ये बता दो। तुम्हारे बोलने की स्वतंत्रता ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है? एकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सोचो, क्या राज्य द्वारा जो भी प्रतिबंध लगाए गए उसका उद्देश्य क्या है?
उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि एकता और अखंडता प्रभावित ना हो। आपके द्वारा दिए गए किसी भी वक्तव्य से राज्य की सुरक्षा प्रभावित, तो प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य बड़ा हो गया ना, है ना? प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य बड़ा है कि आपके इस 19(1)(a) का उद्देश्य बड़ा है। प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य बड़ा ना, तो याद रखना, राज्य तभी प्रतिबंध लगाएगी जब उसका उद्देश्य इससे बड़ा होगा। किसी भी प्रतिबंध को लगाने के पीछे का उद्देश्य आपसे ये छीनना नहीं है, बल्कि बल्कि इनका बचाव करना है। समझ में आई बात? किसी भी राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या है? आपके मूल अधिकारों को छीनना नहीं है, बल्कि इनकी सुरक्षा करना है। समझ में आई? तो राज्य जो भी प्रतिबंध लगाएगा वो कैसे होंगे? उचित होंगे, युक्तियुक्त होंगे, और उनका उद्देश्य हमेशा बड़ा होगा। ठीक। और इसी विचार एवं अभिव्यक्ति को 19(1)(a) को किसने व्याख्या दी? सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कौन सा केस? इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985। इस मामले में 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने इस 19(1)(a) को सही से क्या दिया? एक्सप्लेन किया, और 4 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किए। 1 2 3 4। पहला देखो कि यदि आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, तो उसके उसके पीछे के उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य देखो, इससे व्यक्ति की आत्म उन्नति होगी। दूसरा अभी समझाएंगे, ठीक है? यह सत्य तक पहुंचने में सहायक है। कौन कौन? तीसरा, ये न्याय निर्णय में मददगार है। कौन? 19(1)(a)। और चौथा, ये सामाजिक परिवर्तन तथा स्थिरता में क्या लाता है? सामंजस्य बनाए रखता है। समझो, यानी इंडियन एक्सप्रेस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1)(a) की व्याख्या करते हुए क्या कितने सिद्धांत दिए? 4 बेंचमार्क प्रस्तुत किए, और इसके तहत 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए को ठीक से परिभाषित किया। उस परिभाषा के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कि व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायक है। कैसे? जैसे मान लो अगर हम तुमसे कहें कि बताओ मेरी पर्सनालिटी में क्या कमी है, देख के बताओ, कुछ कमी लग रही है कि सर ये आपकी चोटी अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है? या सर आप आ, या आपने सर इसमें कुछ 1985 की जगह ये 1995 था, कहीं से पूछा, कहीं से देखा होगा, और आपने ये बता दिया। या आपकी सर ये टेल जो है वो आपके व्यक्तित्व के साथ साथ मैच नहीं कर रही है, ठीक? तो इससे क्या हुआ? हम तुम्हारी बात मानेंगे और चोटी को क्या कर देंगे? कटवा देंगे। इससे क्या हुआ? मेरी पर्सनालिटी डेवलप होगी? हो सकता ना हो, लेकिन हमें एक नजरिया तो मिल गया ना कि हमें अपने अंदर क्या सुधार करने। या पढ़ाते समय सर आप अपने जेस्चर्स को ज्यादा यूज करते हैं, तो अगली वाली क्लास में हम क्या करेंगे? हाथ बांध के रखेंगे। हो सकता है इससे ज्यादा इफेक्ट पड़े। तो क्या ये व्यक्ति की आत्म उन्नति के लिए सहायक है? सोचो, यदि अगर इस क्लास में आप लोग को बोलने का मौका ही नहीं मिलता, तो ये चीज मेरे पास पहुंच पाती कि मेरे ऊपर टेल अच्छी नहीं लग रही या मेरे जेस्चर ज्यादा हो रहे हैं? है कि नहीं? तुम्हें बोलने की स्वतंत्रता किसने दी? हमने दी ना इस क्लास में। और लेकिन समाज में बोलने की स्वतंत्रता किसने दी? 19(1)(a)। इससे क्या हुआ? हो गई। दूसरा देखो, यह सत्य तक पहुंचने में सहायक है। कैसे? क्या बताएगा? ये सत्य तक कैसे पहुंचने में सहायक है?
ये क्या है? पेन। तुम लोग क्या कह रहे हो? और लेकिन हम ये कह रहे हैं ये पेन नहीं है, ये कान खुजाने की एक बर्ड्स है। कौन सही कह रहा है? और हम प्रूफ करो ना। तुमने क्या कहा इसको? और हम कह रहे हैं ये बर्ड्स है, इससे कान खुजाते हैं, बड़ा बढ़िया साफ होता है कान मेरा। फिर दोनों के बीच क्या होगा? ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह रहा है कि दोनों के विचारों के मध्य द्वंद्व होने दो। कस के द्वंद्व होगा, और जो उसके बाद द्वंद्व के बाद जो चीज निकल के आएगी वो क्या होगी? अधिक सत्य होगी और अधिक निखरी हुई होगी। नहीं समझे? जेम्स मिल का नाम सुना है? जेम्स मिल। जेम्स मिल के लड़के का नाम जॉन स्टुअर्ट मिल है, ठीक है। उसने बात बोली है कि यदि 100 लोगों के वाद विवाद में एक व्यक्ति सिर्फ पक्ष में बात कर रहा है और 99 व्यक्ति विपक्ष में बात कर रहा है, या 99 व्यक्ति विपक्ष में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति पक्ष में बात कर रहा है, तो जिस प्रकार से वो एक व्यक्ति उन 99 को चुप नहीं करा सकता, उसी प्रकार से उन 99 व्यक्तियों को भी अधिकार नहीं है कि वो उस एक व्यक्ति को चुप करा दे। क्यों? क्योंकि द्वंद्व हो गया किसके बीच? अगर विचारों के बीच द्वंद्व होगा तो जो जीतेगा उससे एक नया सत्य निकल के आएगा। उससे सत्य कैसा होगा? बहुत ही निखरा हुआ सत्य होगा, ठीक है, जिसको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाएगी। तो सत्य तक पहुंचने में सहायक है कि नहीं? तुमने क्या कहा था? ये पेन है, और हम कह रहे हैं ये बट्स है। तुम अपने तर्क रखोगे कि सर इससे देखो, जैसे पेन चलाओगे देखो लिख गया। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कान अच्छा साफ होता है। फिर दूसरा तर्क तुम्हारी तरफ से आएगा, फिर मेरी तरफ से एक तर्क, फिर तुम्हारी तरफ से एक तर्क, फिर क्या हुआ इससे? किसमें? तुम्हारे विचार और मेरे विचार में द्वंद्व हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई होगी। होने दो। द्वंद्वों के सॉरी विचारों के मध्य द्वंद्व होने दो। उस द्वंद्व के बाद जो सत्य निकल के आएगा वो सत्य कैसा होगा? काफी निखरा हुआ होगा। ये कौन बता रहा है? कौन बता रहा है ये? सुप्रीम कोर्ट। किसके तहत? इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985। तीसरा देखो, ये न्याय निर्णय लेने में मददगार है। कैसे? फिर से भाई, ये क्या है? हम क्या कह रहे हैं? आखिरी में कहां पहुंचेंगे? एक निर्णय पे पहुंचेंगे। कौन सा निर्णय? वह निर्णय निकल के क्या आएगा कि यह वास्तव में एक पक्का। और चौथा क्या लिख रहा है? यह सामाजिक परिवर्तन और स्थिरता के मध्य सामंजस्य बैठाता है। सोचो, अचानक से तुम्हारे जीवन में अचानक से परिवर्तन हो जाए, वो परिवर्तन कैसा होगा तुम्हारे लिए? नहीं, अच्छा नहीं होगा। अचानक से किसी चीज को परिवर्तित करने में क्या होगा? दिक्कतें होंगी होंगी। तो क्या कर रहा है ये? सामाजिक परिवर्तन और स्थिरता, यानी धीरे धीरे परिवर्तन करने की बात करेगा। अचानक से रातों रात तुम मेरे ऊपर कट्टा लगा के नहीं कहोगे कि ये पेन, ये पर्स नहीं है, पेन है। कट्टा लगा दोगे तो परिवर्तन हो गया मेरे विचारों में, लेकिन वो सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। लेकिन जैसे ही तर्कों में, जैसे द्वंद्वों में बात होगी, तो टाइम हमको मिलेगा, टाइम तुमको मिलेगा। तुम भी अपनी बात रखोगे और हम भी अपनी बात रखेंगे। इससे क्या हुआ? दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित हुआ। पक्का? ये किसमें बोला गया है? ये 1901 की व्याख्या की है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, इन इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है? पक्का? चलो अब देखो, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या इसमें कहीं भी मीडिया दिख रही है? मीडिया दिख रही है? मीडिया, प्रेस, इस पूरी लाइन में कहीं मीडिया दिखी है? दिख रही मीडिया क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अदृश्य रूप से, कैसे? अदृश्य रूप से मीडिया भी शामिल है। ऐसा क्यों कहा होगा? ये जो हमारे तुम्हारे बीच संवाद हो रहा है, क्या हुआ? कोई बात हुई। इस बात को समाज तक पहुंचाएगा कौन? कोई साधन होना चाहिए। वो साधन क्या है? समझ में आई बात? तो इस तरह से अपने विचारों को फैलाना, जिस तरह से विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपने विचार रखना है,
उसी तरह से दूसरों के विचार को सुनना भी है और अपने विचारों को फैलाना भी है। तो विचार फैलाओगे कैसे? इस बंद कमरे में हमारे तुम्हारे बीच क्या बातें हुई, ये समाज को कैसे पता चलेगा? फ्रॉम अ मीडियम। वो मीडियम क्या है? वो मीडियम क्या है? मीडिया, यानी प्रेस। तो अगर आप विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे, तो प्रस्तुत करने के साथ साथ आपको अनुच्छेद 19(1)(a) उसको क्या कर रहा है? फैलाने का भी अधिकार दे रहा है। और फैलाओगे कैसे? क्या हम ये जो आज बोल रहे हैं ये चीजें क्या हम हर आदमी से बोल सकते हैं? नहीं। तो अपने संवाद को दूर तक पहुंचाने के लिए हमने क्या यूज किया? सोशल मीडिया। आखिरी में क्या आ गया? पक्की बात। तो अदृश्य रूप से मीडिया शामिल हो गई कि नहीं हो गई? चलो अब देखो, मीडिया मतलब इस मीडिया में क्या, इस मीडिया में क्या है? क्या आप अपने विचारों को पुस्तक के माध्यम से फैलाते हैं? आप जैसे मान लो कोई एक राइटर है, उसने क्या लिखा? अपने विचारों को एक किताब में संकलित कर दिया। अब वो किताब कहाँ होगी? पूरे मार्केट में सर्कुलेट होगी। और उसके विचार कहाँ पहुंचेंगे? पाठकों के पास। तुमने पढ़ी तो तुम्हारे पास, तुमने पढ़ी तो तुम्हारे पास, तुमने पढ़ी तो तुम्हारे पास। तो पुस्तक भी माध्यम है किसका? विचारों के फैलाने का। क्या मैगजीन है? क्या नॉवेल्स हैं? है? चलो। क्या रेडियो है? क्या टेलीविजन है? क्या व्हाट्सएप है? क्या फेसबुक है कि नहीं है? क्या ट्विटर है? क्या इंस्टा है? और भी कई सारी चीजें, जो भी सोशल मीडिया के चैनल हैं, माध्यम है, वो सब चीजें किस में शामिल हो जाएंगी? मीडिया में। पक्की बात? श्योर? लेकिन सोचो, पुस्तक में किसके विचार? उस लेखक के जिसने लिखी है। उस पुस्तक के विचारों में या उस पुस्तक की राइटिंग में अगर कोई एक पन्ना है जिसमें भारत की अखंडता और एकता पर चोट पहुंचाई जा रही है, क्या वो पुस्तक समाज से बैन हो जाएगी? हो जाएगी ना। यानी आप 19(1)(a) के तहत अपने विचारों को किसी पुस्तक में संकलित कर सकते हैं, लेकिन वो विचार कैसे होने चाहिए? वो विचार अनुच्छेद 19(2) में लिखे हुए प्रतिबंधों में से नहीं होने चाहिए। आपके कोई विचार राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करेंगे तो वो पुस्तक क्या हो जाएगी? बैन हो जाएगी। इसी तरह से मैगजीन, कौन सी मैगजीन होती है? कौन सी है? अरे कुछ ऐसी मैगजीन है जो दिक्कत देती हैं पढ़ने के बाद। कौन सी? हाँ, एडल्ट मैगजीन है कि नहीं है? सुना है? डेबोना है? अरे भयानक गंदी मैगजीन, बहुत ज्यादा। ठीक है, महिलाओं की अश्लील चित्रों से भरी हुई। क्या इस किताब ने, इसमें क्या क्या लिखा है? एकता अखंडता लिखा है। एकता अखंडता प्रभावित नहीं हो रही है। सुरक्षा, लोक व्यवस्था, सदाचार हो रहा है। चौथा, पहला कौन सा है? एकता और अखंडता। दूसरा सुरक्षा। तीसरा लोक व्यवस्था। चौथा, इस डेबोनायर मैगजीन से एकता अखंडता प्रभावित नहीं हो रही, नो डाउट। सुरक्षा प्रभावित नहीं हो रही, लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित, लेकिन मोरल वैल्यूज, क्या ऐसी मैगजीन बैन हो सकती है? राज्य के पास शक्ति है, लेकिन बैन करने के पीछे तर्क क्या होना चाहिए? युक्ति युक्त। बैन करने के पीछे का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। उद्देश्य ये बड़ा है कि आपकी लेखन शैली बड़ी है। आप मन में चाहे जो जो चाहे वो लिख सकते हैं, जो चाहे किताबों के माध्यम से परोस सकते हैं, और तुम कहो कि भैया इससे मेरी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो हो रही है, दिक्कत हो रही है। ऐसा है? आप वही चीजें लिखेंगे जो इन इसमें लिखी हुई 8 बातों के अलावा हो। हाँ या ना? पक्का? उठाओ। नॉवेल्स क्या होते हैं?
धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, अच्छी है, पढ़ो। क्या उस किताब से इन 8 आधारों में से कोई एक आधार का उल्लंघन हो रहा है? नहीं हो रहा है। हिमांशु जोशी की तुम्हारे लिए, पढ़ो। गोदान प्रेमचंद का, पढ़ो। लेकिन कोई ऐसा नॉवेल जो दंगे भड़काने की बात करे, बैन कर दोगे ना? राज्य के पास शक्ति है ना? क्या आधार? बात समझ आई? इसी तरह से रेडियो में गाने चलाओ, क्या गानों से कोई एक आधार प्रभावित हुआ? नहीं। लेकिन अगर रेडियो में कोई आके बोल रहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये चीज क्या है? रोक दिया जाएगा ना वो चैनल, वो रेडियो का प्रसारण क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। फिर टीवी, टीवी में ऐसे कई सारे सोप ओपेराज हैं जिनसे क्या प्रभावित हो रहा है? सदाचार। जैसे जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट, किसके ऊपर चोट पहुंचाई? राज्य ने क्या कर दिया? बैन कर दिया। समझ में आया बात? तो एक तरफ 19(1)(a) और दूसरी तरफ 19(2) में लिखे हुए प्रतिबंध। ठीक। हाँ, नेक्स्ट देखो। फिर एक क्वेश्चन, क्या 19(1)(a) में चुप रहने का अधिकार शामिल है? क्वेश्चन क्या है? ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी व्याख्या करते हुए कहा कि हाँ, चुप रहने का अधिकार 19(1) सब क्लॉज ए का भाग है। घटना 1986। सुनो, केरल का एक प्राथमिक विद्यालय, उस प्राथमिक विद्यालय में स्कूल के प्रशासन ने एक आदेश जारी किया और कहा कि कल से जो भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो सुबह सुबह आकर राष्ट्रगान का गान करेंगे। सुनते रहना, क्या कहा? केरल के एक प्राथमिक विद्यालय ने एक आदेश जारी किया और यह कहा कि सभी बच्चों को कल से राष्ट्रगान पढ़ना अनिवार्य होगा। सब बच्चे पहुंच गए, सबने गाया, लेकिन 3 बच्चों ने गाना राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया। वो 3 बच्चे कौन थे? यहोवा समुदाय के थे। यहोवा समुदाय मतलब क्रिश्चियन। जब उनसे पूछा गया कि तुमने गाना क्यों नहीं गाया, तो उन्होंने बताया कि इसमें मेरे धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। हम गाना सिर्फ प्रार्थना में किसको याद करेंगे? यीशु को, हाँ, हमने जीसस को याद करेंगे। और इसमें क्या कहा गया? नेशनल एंथम। और इन्होंने गाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। किसने मना किया? इन 3 बच्चों ने। मामला कहां पहुंचा? मामला पहुंचा प्रशासन के पास, और मतलब स्कूल के, और स्कूल के प्रशासन ने इन 3 बच्चों को क्या कर दिया? स्कूल से निलंबित कर दिया। इन बच्चों के निलंबन के बाद मामला कहां पहुंचा? केरल के हाई कोर्ट में। और केरल के हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए केरल हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया और कहा कि जो प्रशासन ने किया है, यानी प्रशासन ने जो इन बच्चों को निकाला है, यह कैसा है? संवैधानिक है। जो भी राष्ट्रगान नहीं गाएगा उसने क्या किया है? उसने राष्ट्रगान की तौहीन की है। ठीक है, समझे? सुनो फिर से। 1986 केरल के प्राथमिक विद्यालय ने क्या कहा कि कल से सभी बच्चों को राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। उस अनिवार्यता के चक्कर में जब सब बच्चे ग्राउंड में पहुंचे तो सभी ने गाया, लेकिन 3 बच्चों ने गाना गाने से मना कर दिया। वो 3 बच्चे किससे हैं? यहोवा समुदाय। यहोवा समुदाय मतलब क्रिश्चियन है। उन्होंने कहा कि अगर हम ये राष्ट्रगान गाते तो इससे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होता, क्योंकि हम प्रार्थना सिर्फ जीसस की करेंगे, ना कि राष्ट्रगान की। और इस चक्कर में केरल के केरल के स्कूल के प्रशासन ने इनको क्या कर दिया? निलंबित कर दिया। मामला कहां चला गया? केरल हाई कोर्ट। और केरल हाई कोर्ट ने इस प्राथमिक विद्यालय का पक्ष लेते हुए यह कहा कि जो भी इन बच्चों के साथ हुआ है वह
ठीक हुआ है। समझ में आई बात? मामला यहां भी नहीं शांत हुआ। इस केरल हाई कोर्ट के खिलाफ मुकदमा कहां गया? केरल हाई कोर्ट के खिलाफ मुकदमा चला गया सुप्रीम कोर्ट, और उसी केस का नाम है विजय इमैनुअल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। मामले की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के निर्णय को बदल दिया और कहा, क्या कहा? कि हां, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत किसी भी व्यक्ति को चुप रहने का अधिकार है। राष्ट्रगान गाते समय वो खड़े थे, दैट्स इट। तुम लोग मतलब राष्ट्रगान चल रहा है, 3 लोग गा रहे हो, 5 लोग गा रहे हो और एक आदमी खड़ा है, तो चुप रहना भी सहमति को दिखा रहा है। अगर आप चुप हैं, अगर हम कुछ डांट रहे हैं और आप चुप हैं, तो क्या मतलब है? आप सहमत हैं, मेरे डांट से आप सहमत हैं कि नहीं है? अगर हम कुछ समझा रहे हैं और आप चुप हैं, मुंडी हिला रहे हैं, हाँ ऐसे बिना कुछ बोले, इसका क्या मतलब है? सहमत है। तो चुप रहने के अधिकार विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत शामिल है, और यह दिखाता है कि आप क्या हैं? सहमत है। बात समझ में आई? ये कहानी लंबी चलेगी अभी 2-3 क्लास तक। तो अभी तक हमने क्या देखा? 19(1)(a) क्या दे रहा है? प्रत्येक नागरिक को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहा है। लेकिन यह स्वतंत्रता कैसी है? यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के साथ सीमित है, यानी राज्य युक्ति युक्त प्रतिबंधित कर सकता है, लगा सकता है। उसका उल्लेख कहां है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का उल्लेख कहां है? 19(2) में। 19(2) के तहत आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, आप ऐसा कुछ अभिव्यक्त नहीं करेंगे, आप ऐसे विचार नहीं लाएंगे जिससे भारत की एकता और अखंडता प्रभावित हो, राज्य की सुरक्षा को खतरा हो, लोक व्यवस्था प्रभावित हो, सदाचार दिक्कत में आ जाए, फिर न्यायालय की मानहानि हो जाए, न्यायालय की अवमानना हो जाए, मैत्रीपूर्ण देशों के साथ संबंध खराब हो जाए, या अपराध को बढ़ावा मिले। इन सभी आधारों पर राज्य आपके फंडामेंटल राइट को न्यून कर सकता है। बट शर्त क्या है? प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। समझ में आई बात? बाकी कल करते हैं। 19(1)(a) चलेगा, और इसमें कई सारे केसेस हम पढ़ेंगे। तो आज हमें विजय इमैनुअल का केस पढ़ना है, ठीक है? ये रट लेना 1985, और इसके तहत कहा गया कि 19(1)(a) में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। बाकी कल मिलते हैं।